नंबर वन चैनल के नंबर वन शो कच्चा चिट्ठा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। क्या अमेरिका ने अपने 3 सबसे बड़े दुश्मनों को उनके अंदरूनी मोर्चे पर ही उलझा कर रख दिया है? रूस और चीन के बाद क्या अब ईरान भी युद्ध की चौखट पर पहुंच चुका है? ऐसे ही कई सवालों के साथ हम आज कच्चा चिट्ठा लेकर आए हैं। कच्चा चिट्ठा में आज हम ईरान में गृह युद्ध के शोलों की पूरी तस्वीर आपको दिखाएंगे। आखिर ईरान में महिलाओं के गुस्से के पीछे क्या क्या वजह है और इस आग को भड़काने से मॉस्को परेशान क्यों है और वॉशिंगटन में खुशी क्यों मनाई जा रही है? इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि ईरान में हिजाब के खिलाफ आंदोलन का ग्लोबल असर क्या होने वाला है। दुनिया में अमेरिका के 3 बड़े दुश्मन हैं और इन तीनों दुश्मनों के घर में ऐसा तूफान आया हुआ है कि पूरा का पूरा देश तनाव या फिर हिंसा के दौर से गुजर रहा है। रूस, अमेरिका का सबसे पुराना दुश्मन, जिसने अमेरिका के दबदबे को हमेशा चैलेंज किया, लेकिन रूस में बहुत ज्यादा तनाव है। यूक्रेन युद्ध के बाद पुतिन ने जब से आम लोगों में से फौज की भर्ती शुरू की है, पूरा रूस उबल रहा है। पुतिन की सत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। चीन, अमेरिका का सबसे नया और ताकतवर दुश्मन, जिसके उभरने से अमेरिका टेंशन में है। लेकिन ताइवान से युद्ध वाले खतरे के बीच बीजिंग में तख्ता पलट वाली खबरों ने बहुत सस्पेंस पैदा कर दिया है। क्या चीन शी जिनपिंग के कंट्रोल में भी है? पूरी दुनिया यही सवाल पूछ रही है। ईरान, अमेरिका का सबसे खतरनाक दुश्मन, जो अमेरिकी सेना के साम्राज्य के खिलाफ कभी नहीं झुका और हमेशा उसे चैलेंज करता आया है। जो ईरान अमेरिका के दोस्त इजराइल के अस्तित्व पर सवाल उठाता है और तमाम पश्चिम एशिया में अकेला इस्लामिक देश जो उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बना हुआ है। लेकिन इस वक्त ईरान की सड़कों पर एक नया संग्राम जारी है। ईरान की महिलाओं ने हिजाब के खिलाफ हंगामा शुरू कर दिया है। इस प्रदर्शन में ईरान की लीडरशिप के खिलाफ आवाज उठ रही है। ईरान में चल रहे हंगामे के बीच हैं 2 महिलाएं जो अब इस दुनिया में नहीं रही। पहली थी महसा अमीनी और दूसरी हदीस नजफी। इन दोनों की मौत के बाद ईरान के लोगों में जो गुस्सा फूटा है वो कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। इस गुस्से ने ईरान को गृहयुद्ध की चौखट पर पहुंचा दिया है। ईरान में गृहयुद्ध जैसे हालात बन गए हैं। क्या ईरान इस गृहयुद्ध को रोक पाएगा या उसका हश्र भी सीरिया और लीबिया जैसा हो सकता है? रूस और चीन के बाद ईरान में ऐसा क्या हुआ कि तेहरान से लेकर कई शहरों में अचानक रातों रात लोग सड़कों पर उतर आए और सरकार के खिलाफ गुस्सा आंदोलन में तब्दील हो गया? ईरान में क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे हिंसा के बीच तेहरान की लीडरशिप पूरी दुनिया के टारगेट पर आ गई? सबसे नई वजह हदीस नजफी की मौत है। 20 साल की ये लड़की उस प्रदर्शन में शामिल थी जो हिजाब के खिलाफ हो रहा था। आरोप है कि ईरान की पुलिस ने फायरिंग की और 6 गोलियां हदीस नजफी को लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। हदीस नजफी की मौत के बाद ईरान में प्रदर्शन और तेज हो गए।
बताया जा रहा है कि हदीस नजफी तेहरान से कुछ दूर कराच शहर में हिजाब विरोधी प्रदर्शन की अगुवाई कर रही थी और फिर पुलिस फायरिंग में उनकी मौत हो गई। इस खबर के बाद कई वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हुए और अब ईरान तो जैसे पब्लिक के गुस्से वाले बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। हदीस नजफी की मौत से पहले 10 दिनों में ये प्रदर्शन ईरान में बहुत खतरनाक रूप ले चुका है। कई शहरों में लोग हिजाब के खिलाफ सड़कों पर रोज प्रदर्शन कर रहे हैं। ईरान की लीडरशिप के पुतले जलाए जा रहे हैं। कई जगह वहां की सुरक्षा बलों के दफ्तरों को भी आग के हवाले कर दिया गया। प्रदर्शनों से घबराई ईरान की सरकार ने कुछ दिन पहले इंटरनेट बंद कर दिया था, लिहाजा वहां से काफी कम जानकारी बाहर आ रही है। अब देखिए ये सब शुरू कहां से हुआ। 16 सितंबर को ईरान में महसा अमीनी की मॉरल पुलिस की कस्टडी में मौत हो गई थी। इसके बाद देश में हिजाब और सख्त पाबंदियों के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए। दावा किया जा रहा है कि अब तक इन प्रदर्शनों में 4 महिलाएं और कई सुरक्षा कर्मी समेत अब तक 50 लोगों की मौत हो चुकी है। بۆیکە گیان لە دەستدانی مەسا بوو بەوەی کە وەکو جەڕقەیەکی ئاور بێ بۆ هەڵکشانی ئەعترازاتی سەراسری لە ئێران بەگشتی وەک کوردستان کاربەدەستانی ئێران نەیان هێشتووە بە هیچ شێوازێک دایک و باوکی ئەشکان لە ژێر فشارەکان کە بۆیە نابێ ئێوە هیچ هەواڵێ بە کاناڵەکانی دەرەوە. पश्चिमी मीडिया खासकर अमेरिका में बड़े अखबारों और पत्रिकाओं के फ्रंट पेज पर ईरान को ही कवरेज मिल रही है। ईरान में चल रहा प्रदर्शन वहां की मीडिया में छाया हुआ है। हर जगह ईरान में हो रहे हिजाब विरोधी प्रदर्शन का जिक्र है। हर जगह महसा अमीनी और अब हदीस नजफी की मौत पर गुस्सा है। अमेरिका के अखबारों में ईरान पर स्पेशल कवरेज हो रही है। बताया जा रहा है कि ईरान की सरकार कैसे प्रदर्शन को सख्ती के साथ दबाने की कोशिश कर रही है। इजराइल से लेकर ब्रिटेन का मीडिया हर जगह ईरान में चल रहे प्रदर्शन का जिक्र बहुत ज्यादा और डिटेल में किया गया है। अब यहाँ पर हिजाब कैसे महिलाओं के मुद्दे से बढ़कर अमेरिका वर्सेस ईरान का मुकाबला बन सकता है या कहें कि बन भी चुका है, इसे समझने की जरूरत है, क्योंकि डायरेक्ट वार्निंग अब ईरान की तरफ से आई है और ये चेतावनी सीधा अमेरिका को दी गई है। ईरान ने इन प्रदर्शनों के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि ईरान इसका जवाब जरूर देगा। अमेरिका के अटलांटा में ईरानी मूल के लोगों ने तेहरान में बैठी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। This government, we don't want this government. This is a dictatorship. There is no freedom for women. There is no freedom of practicing religion. There is no freedom of. ऐसा ही प्रदर्शन लंदन में ईरान के दूतावास के बाहर हुआ, जो हिंसक हो गया। लोगों ने पुलिस पर पथराव भी किया। कुल मिलाकर ईरान की महिलाएं और उनके अधिकारों को लेकर प्रदर्शन को अमेरिका और यूरोप से पूरा समर्थन मिल रहा है और ये बात ईरान की सरकार भी बहुत अच्छे तरीके से समझ रही है। इस खबर को देखिए, ईरान ने अपने इरादे अमेरिका के सामने जाहिर कर दिए हैं। लेकिन सच ये है कि अब तक ईरान में 50 से ज्यादा शहरों में सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं और इसमें हिंसा भी बहुत ज्यादा हो रही है। सरकारी इमारतों को निशाना बनाया गया है और कई जगह पर पुलिस और सुरक्षा कर्मियों को भी जान से हाथ धोना पड़ा है। दरअसल ईरान में प्रदर्शन कर रही महिलाएं मॉरल पुलिसिंग और हिजाब कानून के खिलाफ सड़कों पर उतर रही हैं। वो हिजाब पहनने को तैयार नहीं, ना ही बाल ढकना चाहती है। महसा अमीनी की मौत के बाद शुरू हुआ यह हंगामा पूरे ईरान को अपनी चपेट में ले चुका है। تووڕەیی خەڵکی ئێرانە لە ئێستادا مەسا بوو بەوەی کە مەشعەلی تووڕەیی خەڵک جەرەقە لێبدا. بۆچی بۆ نمونە دوایەوەی کە مەسا بە خاکەس پێدرێت کۆماری ئیسلامی سعی کرد جەنازەی مەسا بە شەو بە مەخفیانە بێ ئەوەی کە خەڵک ئاگادار کرێتەوە بخاتە ژێر خۆڵ. بەڵام خۆشبەختانە ئەو خەڵکە کە لە سەقز بوون لە شاری سەقز بەرەنگاری ئەو سناریۆی جمهوری ئیسلامی ئێران بوونەوە و ئیجازەیان نەداوە بە بەشداری هەزاران کەس لە شاری سەقز و لە شارەکانی تری کوردستان. लेकिन इसके उलट एक तस्वीर ऐसी भी है जो ईरान की सरकार के लिए राहत बनकर आई है। ईरान में ऐसी महिलाओं का प्रदर्शन भी तेज हो गया है
जो हिजाब के समर्थन में और वो ईरान की सरकार के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। ऐसे में ईरान की सरकार का ये इल्जाम है कि इन सभी प्रदर्शनों को उग्र रूप देने और उसको ईरान की सत्ता के खिलाफ इस्तेमाल करने के पीछे पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका है। ईरान में आंतरिक हालात से अलग देखा जाए तो एक तरह से अमेरिका के तीनों दुश्मन अपने घर में ही घिर चुके हैं, रूस से लेकर चीन और तीसरा है ईरान। तीनों जगह या तो गृहयुद्ध के हालात बनते दिख रहे हैं या फिर उनकी अपनी लीडरशिप को लेकर खतरा सताने लगा है। अगर रूस अस्थिर होता है तो इसका फायदा अमेरिका को होगा, नेटो मजबूत होगा और चीन में तख्ता पलटा तो चीन अस्थिर हो सकता है और इसका डायरेक्ट फायदा भी अमेरिका को मिलेगा। ईरान में गृहयुद्ध हुआ तो वो सीरिया और लीबिया जैसे तबाह हो जाएगा और इससे सबसे बड़ा फायदा इजराइल को होगा। उधर मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। पुतिन के खिलाफ भी गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फूटा है। रूस में तनाव इतना ज्यादा है कि सैन्य लामबंदी की ड्राफ्टिंग के दौरान एक शख्स ने अचानक गोलाबारी करके कमांडर की हत्या कर दी। इन सबके बीच रूस में एक ऐसी दिल दहला देने वाली वारदात हुई है जिसने सबको सन्न कर दिया है। एक हमलावर ने स्कूल में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी है। ये रिपोर्ट आप देखिए और आपको ये समझ आ जाएगा कि रूस में आखिर क्या हो रहा है। क्या पुतिन ने वाकई बहुत बड़ी गलती कर दी है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस वक्त पुतिन कहां है? यूक्रेन जंग के दौरान रूस में मचा कोहराम। रूस के स्कूल में फायरिंग, 14 लोगों की मौत, 21 घायल। मिलिट्री रिक्रूटमेंट ऑफिस में रूसी कमांडर की गोली मारकर हत्या। क्रेमलिन में बगावत, कमांडर इन चीफ अंडरग्राउंड। रूस और यूक्रेन के बीच 7 महीने से जारी जंग की तस्वीर बदलने लगी है। यूक्रेन के शहरों में जंग से बचने के लिए लोगों की भगदड़ का जो कोहराम मचा था, ठीक वैसा कोहराम फिलहाल रूस में नजर आ रहा है। इससे पहले हम आपको रूस में मचे कोहराम के बारे में तफसील से बताएं। आइए। 88, пока не установленный человек проник в школу, убил охранника, это уже известно. Есть жертвы среди детей и раненые. Сейчас практически закончилась эвакуация. По моей информации, сам застрелился. एक हॉलनुमा कमरे से भागते कुछ लोग, गोलियां चलने और लोगों के चीखने की आवाजें। स्ट्रेचर पर एक घायल शख्स को रखते सुरक्षा कर्मी। खबर के मुताबिक रूस के इरकुत्स्क इलाके में यूक्रेन जंग के लिए सैन्य लामबंदी की ड्राफ्टिंग के दौरान एक शख्स ने अचानक गोलीबारी शुरू कर दी। इस गोलीबारी में रिक्रूटमेंट कमीशन अध्यक्ष की मौत हो गई। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि मिलिट्री कमांडर को आखिर क्यों टारगेट किया गया। ये रूस की राजधानी मॉस्को की तस्वीरें हैं और फिलहाल इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि मॉस्को की सड़कों पर भी अफरा तफरी मची। दरअसल तस्वीरों में जमा तमाम लोग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन जंग के लिए 3 लाख रिजर्व सैनिकों की ड्राफ्टिंग के विरोध में इकट्ठा हुए हैं। ये तस्वीरें रूस और उसके पड़ोसी देश जॉर्जिया की सरहद से सामने आई। खबर के मुताबिक रूस और जॉर्जिया बॉर्डर पर गाड़ियों की एक कतार रूस छोड़कर जाने वालों की, और ये लोग रूस छोड़ने के लिए इतने बेचैन हैं कि यहाँ 3 दिन से फंसे हैं। ये रूस और फिनलैंड बॉर्डर की तस्वीरें हैं। यहाँ भी आप हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार देख सकते हैं। खबर के मुताबिक इन गाड़ियों में वो लोग सवार हैं जो रूस छोड़ना चाहते हैं।
दरअसल ये तमाम लोग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन जंग के लिए 3 लाख रिजर्व सैनिकों की ड्राफ्टिंग के फरमान के खिलाफ हैं और यूक्रेन में जंग लड़ने के लिए नहीं जाना चाहते, लिहाजा वो रूस छोड़कर भाग रहे हैं। आलम यह है कि रूस के अलग अलग शहरों में राष्ट्रपति पुतिन के यूक्रेन जंग के लिए सैन्य बहाली के आदेश के खिलाफ बगावत और विरोध के सुर बुलंद होते जा रहे हैं। यूक्रेन जंग के दौरान फिलहाल रूस में कोहराम, कत्ल, गोलीबारी और अफरा तफरी का मंजर ही नजर आ रहा है। ये तमाम तस्वीरें एक हकीकत बयां कर रही हैं और वो ये कि रूस में सब कुछ ठीक नहीं है। इस सब के बीच एक और नई कहानी सामने आ रही है और वो ये कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मॉस्को छोड़कर जा चुके हैं। दरअसल ब्रिटिश अखबार द सन ने सनसनीखेज दावा किया है कि यूक्रेन जंग के लिए नई सैन्य बहाली के आदेश पर शुरू हुए विद्रोह ने पुतिन को छिपने पर मजबूर कर दिया है। द सन की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस के अलग अलग शहरों में बढ़ते विरोध के चलते पुतिन ने मॉस्को छोड़ दिया है और उन्हें किसी सीक्रेट लोकेशन पर शिफ्ट कर दिया गया है। खबर के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन को एक बेहद आलीशान रिजॉर्ट में शिफ्ट किया गया है। एक रूसी पत्रकार के मुताबिक पुतिन को आराम फरमाने के लिए नोवगोरोद इलाके के वल्दाई रिजॉर्ट में शिफ्ट किया गया है। इतना ही नहीं, खबर में ये भी दावा किया गया है कि पुतिन ने अपने अधिकारियों के साथ पहले से कुछ वीडियो रिकॉर्ड कर लिए हैं ताकि लोगों को ये लगे कि वो अभी भी मॉस्को में ही हैं। यूक्रेन जंग के दौरान पिछले कुछ वक्त से रूस के लिए, खासकर राष्ट्रपति पुतिन के लिए बुरी खबरें ही सामने आ रही हैं और इस कड़ी में उनके लिए एक और बुरी खबर का इजाफा हो गया है। दरअसल अमेरिका ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को जंग जीतने के लिए एक ऐसा हथियार दिया है जो जंग में रूस की सेना के पांव उखाड़ सकता है। ये है अमेरिका और नॉर्वे का बनाया गया नेसम्स एयर डिफेंस सिस्टम, जो पुतिन के हवाई हमलों पर फुल स्टॉप लगा सकता है। नेसम्स यानी नॉर्वेजियन एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, जो ड्रोन से लेकर फाइटर जेट और पुतिन की सबसे घातक क्रूज मिसाइलों को भी टारगेट करेगा। Особливо я подякував за включення протиповітряної оборони в цей пакет. Ми дійсно можемо зробити так, щоб російський ракетний терор буде подоланий. नेसम्स एयर डिफेंस सिस्टम की ज़ेलेंस्की बहुत तारीफ कर रहे हैं। ऐसे में देखते हैं कि ये हथियार क्या कर सकता है, क्योंकि रूस के एयरफोर्स के कमांडर्स नेसम्स को लेकर बेहद चौकन्ना हो गए हैं। अमेरिका और नॉर्वे का जॉइंट प्रोजेक्ट नेसम्स मीडियम रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम है। ये 30 किलोमीटर की रेंज में किसी भी ड्रोन, क्रूज मिसाइल या फाइटर जेट को आराम से खत्म कर सकता है। अब देखिए रूस के वो कौन से जहाज हैं जिनके लिए नेसम्स एयर डिफेंस सिस्टम यमराज साबित होगा। ये है रूस का सुखोई 25 बॉम्बर, जो एक फ्लाइंग टैंक भी कहा जाता है। ये नीचे उड़ते हुए यूक्रेन की फौज पर जबरदस्त बमबारी करता है और इसी की वजह से ज़ेलेंस्की की फौज कई फ्रंट हार चुकी है। ऐसे ही विमानों को अब यूक्रेन में बहुत संभल कर उड़ना होगा, क्योंकि वो नॉर्वे और अमेरिका के बनाए गए नेसम्स सिस्टम की मिसाइल का आसान निशाना बन सकते हैं। नेसम्स में अमेरिका की एमरैम मिसाइल इस्तेमाल होती है, जो इसके एयर टू एयर वर्जन की जगह जमीन से आसमान में करने वाला वर्जन होता है। ये एक पॉइंट एयर डिफेंस सिस्टम है, जो एक महत्वपूर्ण जगह या ठिकानों को हवाई हमले से बचाने के लिए तैनात किया जाता है। हालांकि इस सिस्टम को जरूरत के मुताबिक दूसरी जगह भी डिप्लॉय किया जा सकता है। इन तमाम खासियत के साथ ज़ेलेंस्की को जो बात हिम्मत देती है, वो इस सिस्टम की सबसे बड़ी गारंटी कही जा सकती है। इसमें कोई शक नहीं कि रूस के खिलाफ अमेरिका की तरफ से ये बहुत खास एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को बड़ी ताकत देगा। अभी नेसम्स से 12 देश लैस हैं। सिर्फ यूरोप में ये सिस्टम लिथुआनिया के पास है, पोलैंड के पास है, स्पेन और हॉलैंड के पास है, हंगरी के पास भी, फिनलैंड भी इसे ऑपरेट करता है, एस्टोनिया भी इसे खरीदने की सोच रहा है।
इतना ही नहीं, यूक्रेन को नेसम्स एयर डिफेंस सिस्टम देने के अलावा अमेरिका ने रूस को एक चेतावनी भी दी है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने कहा है कि रूस ने अगर इस जंग के दौरान परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया तो उसे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। उनसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी ये बात कह चुके हैं। मतलब साफ है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन घर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक साथ कई मोर्चों पर घिरने लगे हैं और ऐसे हालात में अगर उनके खिलाफ रूस में बगावत भड़क गई तो उन्हें एक साथ 2 मोर्चे संभालने मुश्किल हो जाएंगे। जंग सेना नहीं लड़ती है, जंग लड़ता है पूरा देश। युद्ध के मोर्चे पर सैनिक अपनी जान दांव पर लगा देते हैं और देश के अंदर सैनिक के समर्थन में लोग खड़े हो जाते हैं। लेकिन रूस फंस गया है। पुतिन 3 लाख नए सैनिकों की भर्तियां करना चाहते हैं, लेकिन रूस का एक हिस्सा पुतिन के खिलाफ खड़ा हो गया है। ये रिपोर्ट आप देखेंगे तो आपको पुतिन के खिलाफ उठी बगावत की चिंगारी साफ साफ नजर आएगी। पुतिन यूक्रेन को तोड़ देना चाहते हैं और ज़ेलेंस्की रूस को तोड़ देना चाहते हैं। खार्किव में पराजय के बाद अब ज़ेलेंस्की रूस की जनता को पुतिन के लोगों के खिलाफ भड़का रहे हैं और ज़ेलेंस्की का टारगेट दागिस्तान पर है, जहां का कल्चर रूस के कल्चर से काफी अलग है। दागिस्तान एक ऐसी जगह है जहां से हमेशा रूस के खिलाफ विद्रोह होता रहा है और एक बार फिर ज़ेलेंस्की ने दागिस्तान पर अपना शब्द जाल फेंक दिया है और इसका असर भी शुरू हो गया है। आखिर क्यों दागिस्तान को रूस की फाइटर्स फैक्ट्री माना जाता है और कैसे रूस के अंदर ही ज़ेलेंस्की ने पुतिन को झटका दिया, ये तो आपको बताएंगे ही, साथ ही ये भी समझाएंगे कि आखिर क्या वजह है कि यूक्रेन एक ही दिन में रूस के 4 लड़ाकू विमान गिराने में कामयाब हो गया। आखिर पुतिन के पायलटों की कौन सी कमजोर नस ज़ेलेंस्की की फौजों ने दबा दी है, सब आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ले चलेंगे दागिस्तान, जहां पुतिन के खिलाफ जोरदार विरोध शुरू हो गया है और दावा ये किया जा रहा है कि दागिस्तान के अंदर जनता के गुस्से के पीछे असली मास्टरमाइंड ज़ेलेंस्की है। सबसे पहले मैप में दागिस्तान की लोकेशन देखिए। दागिस्तान का इलाका रूस के दक्षिणी हिस्से में आता है। ये रूस का एक ही प्रांत है, लेकिन इसे रूस की सरकार ने गणराज्य की मान्यता दी है। दागिस्तान का एरिया 50,000 स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन दागिस्तान का कल्चर रूस के कल्चर से अलग है। दागिस्तान एक मुस्लिम बहुल इलाका है जहां सुन्नी इस्लाम की विचारधारा काफी प्रभावी है। दागिस्तान के लोग युद्ध प्रिय माने जाते हैं। भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से दागिस्तान के लोग काफी मजबूत कदकाठी के होते हैं और यही वजह है कि पुतिन चाहते हैं कि दागिस्तान के इलाके से ज्यादा लोग रूस की आर्मी में शामिल होकर यूक्रेन के अंदर अपना जौहर दिखाएं। लेकिन दागिस्तान के लोग पुतिन से सहमत नहीं है। खार्किव में हारने के बाद पुतिन ने अपने देश के अंदर 3 लाख रूसी पुरुषों की सेना खड़ी करने का फैसला लिया है। रूस में आर्मी के लिए मोबिलाइजेशन किया जा रहा है, लेकिन इस मोबिलाइजेशन के खिलाफ दागिस्तान के अंदर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। सुना आपने, ये रूस के गणराज्य की जनता का पुतिन से सीधा सवाल है
कि युद्ध शुरू किसने किया, यूक्रेन पर हमला क्यों किया। रूस के पुलिस अधिकारियों से इस वाद विवाद के बाद वहां मौजूद महिलाएं पुतिन के खिलाफ नारे लगाने लगी। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, दागिस्तान में प्रदर्शन इसलिए भी पुतिन के लिए बहुत बड़ा झटका है क्योंकि दागिस्तान को रूस की फाइटर्स फैक्ट्री कहा जाता है। यहाँ के लोग युद्ध प्रिय होते हैं और रूस के लिए लड़ते भी रहे हैं, लेकिन अब पुतिन से इन लोगों का भरोसा भी उठ रहा है। और पुतिन के रास्ते में कांटे बिछाने वाले हैं ज़ेलेंस्की, जिन्होंने दागिस्तान की जनता को पुतिन के खिलाफ अपने बयानों से और उकसाया है। Что люди, в частности в Дагестане, начали бороться за свою жизнь. Мы видим, что они начинают понимать, что это вопрос о жизни, об их жизни. Зачем их мужьям, братьям, сыновьям погибать на этой войне? На войне, которую хочет один человек, на войне против нашего народа, на нашей земле. Он же не посылает на войну своих детей. रूस के पास हथियारों की फैक्ट्रियां तो बहुत है, लेकिन दागिस्तान रूस की फाइटर्स फैक्ट्री है। यहाँ लड़ाके पैदा होते हैं, लेकिन यहाँ भी ज़ेलेंस्की ने पुतिन के खिलाफ बगावत उकसाने की कोशिश की है। दागिस्तान में युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दागिस्तान के लोगों को कैसे पुतिन ने युद्ध में झोंका है, आप इन आंकड़ों से भी समझ सकते हैं। युद्ध में मॉस्को के 30 जवानों की मौत हुई है, लेकिन दागिस्तान के 300 जवान मारे गए, यानी मॉस्को से 10 गुना ज्यादा। और इसी वजह से दागिस्तान में पुतिन के खिलाफ गुस्सा बहुत जबरदस्त है। ये तस्वीरें देखिए, विरोध प्रदर्शन के दौरान कैसे हिजाब पहनी हुई दागिस्तान की महिलाओं ने पुतिन के पुलिसकर्मियों को दौड़ा लिया। अपनी सुरक्षा के लिए रूस का पुलिसकर्मी भागता हुआ नजर आया। लोगों का गुस्सा कम करने के लिए दागिस्तान के गवर्नर सर्गेई मेलिकेव ने रविवार को स्वीकार किया कि सेना की लामबंदी के दौरान गलतियां की गई हैं और इस मुद्दे को भी ज़ेलेंस्की ने कैच कर लिया है। Ще раз хочу наголосити, вихід є, не підкорятись злочинній мобілізації, тікати або здаватись в український полон за першої ж нагоди. Прошу усіх наших друзів в інформаційній сфері підтримувати поширення цього заклику. Чим більше громадян Російської Федерації хоча б спробують захистити своє власне життя, тим швидше закінчиться ця злочинна війна Росії проти народу України. यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने एक ट्वीट करके ये बताया है कि 25 सितंबर के दिन यूक्रेन की वायुसेना के लिए बहुत शानदार और रूस की वायुसेना के लिए बहुत बुरा साबित हुआ, क्योंकि यूक्रेन के लड़ाकों ने एक ही दिन में रूस के 4 लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। यूक्रेन का दावा है कि उसकी एयरफोर्स ने एक Su-25, 2 Su-30 और एक Su-34 मार गिराया। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो भी ट्वीट किया है, जिसमें ये वीडियो अपलोड किया गया है। इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि एक रूसी लड़ाकू विमान को हिट किया गया है, जिससे लड़ाकू विमान ध्वस्त होकर जमीन पर आ गिरा। आसमान में उड़ रहा धुएं का जबरदस्त गुबार आप देख सकते हैं। यूक्रेन का ये वीडियो पहले भी सामने आ चुका है, जिसमें रूस के K-52 हेलीकॉप्टर को ध्वस्त होते हुए दिखाया गया है। खुफिया दावा यह है कि रूस के फाइटर पायलटों में कैपेबिलिटी नहीं होने की वजह से ये झटके लगे हैं। ब्रिटेन इसको एक बहुत बड़ी कामयाबी इसलिए मान रहा है क्योंकि यूक्रेन के आसमान पर ज़ेलेंस्की की पकड़ धीरे धीरे मजबूत होती जा रही है, और ये पुतिन के लिए एक और बुरा संकेत है, क्योंकि अगर एक बार आसमान पर नेटो की पावर का प्रभाव बढ़ गया तो ये मानकर चलिए कि रूस की फौजों के पांव खड़ जाएंगे। रूस के ये सभी लड़ाकू विमान यूक्रेन के सैनिकों ने NK-38 इग्ला से ध्वस्त कर दिए हैं।
जेलेंस्की ने अपने एक लड़ाके को मेडल भी दिया क्योंकि उसने अकेले ही रूस के 6 लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। रूस को ईरान से जो ड्रोन्स मिले हैं उन पर भी आफतें आई हुई हैं। यूक्रेन की तरफ से एक वीडियो रिलीज किया गया है जहां ईरानी ड्रोन्स को ध्वस्त करते हुए दिखाया गया है। ये ईरान का फिदाइन ड्रोन था जिसको यूक्रेन ने नष्ट करने का दावा किया है। कुल मिलाकर यूक्रेन का मोर्चा पुतिन को रास नहीं आ रहा है। रूस के अंदर भी जंग की वजह से पुतिन का विरोध हो रहा है और यूक्रेन के युद्ध में खार्किव के अंदर रूस की आर्मी को मुंह की खानी पड़ी है।